जय हिंद। आइए हम लोग अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, संविधान में कई एक ऐसे प्रावधान ऐसे दिए गए हैं कि अगर कोई हम एक प्रोविजंस को, एक प्रावधान को, एक आर्टिकल को यूज करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि जितने भी अनदर आर्टिकल है उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, संघर्ष हो जाए। ठीक वही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ते हैं, नीतिक निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, तो इसमें फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है, इसमें संघर्ष हो जाता है बीच बीच में कहीं। ठीक है, इसका पूरा का पूरा हम इतिहास कुछ ही लाइनों में आपको यहाँ सामने प्रेजेंट कर देंगे, उसे डिस्क्रिप्टिव में हम समझाकर। सबसे पहला केस हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि चंपा कम दोराई राजन केस, चंपा कम दोराई राजन केस इन 1951। ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द फॉर्मर विल प्रिवेल। कहने का मतलब है कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट जो है चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, तब मौलिक अधिकारों की प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब मौलिक अधिकारों को ही माना जाएगा, उसका मान्य होगा। ठीक है, The fundamental right on directive principle of state policy, the former will prevail, and directive principle of state policy is a subsidiary to the fundamental right. जो नीति निर्देशक तत्व है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो मौलिक अधिकारों का सब्सिडरी है, एक प्रकार से उसका समर्थन प्रोवाइड कराता है, एक प्रकार से इन्वायरमेंट ऐसा इनेबल करके देता है ताकि हम मौलिक अधिकारों को एंजॉय कर सकें। ठीक है, and fundamental right can be amended by parliament by the constitutional amendment। और सुप्रीम कोर्ट उसके आगे कहती है कि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसको हम संशोधित कर सकते हैं, किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, मतलब संवैधानिक जो प्रावधान है जिसमें कि संवैधानिक जिस प्रकार से संशोधन किया जाता है उसी तरह हम मौलिक अधिकारों को भी हम जो है अमेंड कर सकते हैं, उसमें संशोधन ला सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब है कि हम मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इशू कहाँ अराइज होता है कि जहां अगर मौलिक अधिकारों का संघर्ष नीति निर्देशक तत्वों के साथ होता है तो वहां मौलिक अधिकारों का वजन अधिक है, मौलिक अधिकार ही इंप्लीमेंट किए जाएंगे और उसकी रक्षा की जाएगी, क्योंकि दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। मौलिक अधिकार जो है जस्टिसिएबल इन नेचर है, अगर कोई वायलेट करेगा हम सीधे कोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है। अगर कोई इसका वायलेशन भी करता है, इन दैट केस वी कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अगर अप्रोच भी करते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसे इन्फोर्स ही नहीं करा सकती। तो ये चीज है, अगर इन दोनों में झगड़ा होता है तो ये हमेशा इसका पल्ला भारी रहेगा और यही विजयी होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है इन जो है चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में। अब एक अगला केस आता है गोलकनाथ केस। ठीक है, 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट। एक प्रकार से पार्लियामेंट जो है किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को ले नहीं सकती, उसे डिलीट नहीं कर सकती, उसे हटा नहीं सकती, उसे अमेंड नहीं कर सकती, उसमें संशोधन ला नहीं सकती। ठीक है, कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अगर कोई सरकार कोई ऐसे नियम और स्पेशल प्रोविजन करती है कि जिसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम प्रयोग में लाते हैं, उसका हम उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और उसका कॉन्फ्लिक्ट अगर फंडामेंटल राइट से है तो हम फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट अमेंड। अगर दोनों में संघर्ष होता है और हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, इन्फोर्स कराना चाहते हैं, तो जो मौलिक अधिकार है उसे हम हटा नहीं सकते, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते।
लेकिन आपको पता है कि एक मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को ऑलरेडी डिलीट कर दिया जा चुका है इंदिरा गांधी के टेन्यूर में। ठीक है, तो ये गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर हो गया कि नीति निर्देशक तत्वों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकते, उसका संशोधन नहीं कर सकते। मतलब मौलिक अधिकार सर्वे सर्वा है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में जो विल ऑफ द पीपुल होती है वो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। अंतोगत्वा शासन कौन करेगा? जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई सर्वोच्च है तो वहां की संसद है, पार्लियामेंट है, जो लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर हो गया? तो ये जो है पार्लियामेंट जो है अपना 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है, संवैधानिक संशोधन, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1971 में जो इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 31C। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 to 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो 31C जोड़ती है मौलिक अधिकार में संवैधानिक संशोधन के जरिए 1971 में। ठीक है, जिसमें दो प्रमुख जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़े जाते हैं। पहला तो ये कि नो लॉ विच सीक टू इंप्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल शैल बी वाइड। वाइड मतलब होता है शून्य, शून्य करार देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना। कहने का मतलब है कि ऐसे कानून जो कि सोशलिस्टिक, जो समाजवाद या फिर जो ऐसे आर्थिक कुछ ऐसे मूल्यों तत्वों जो कि समाजवाद से संबंधित हो, सोशलिज्म से संबंधित हो, ऐसे कोई नियम अगर बनाई जाती है और उस परिस्थिति में वो फंडामेंटल और मौलिक अधिकारों से उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे रद्द नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। या जो है 25वां और 24वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है आर्टिकल 31C में, मौलिक अधिकार में ही जोड़े जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 31C में ये इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें जोड़ा जाता है कि नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी क्वेश्चन इन द कोर्ट। ले, कोर्टे को इसे बाहर कर दिया वही ये इंदिरा गांधी की सरकार है नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसीज। आगे कहा जाता है, दूसरा इसमें प्रोविजन प्रावधान जोड़ा जाता है कि कोई भी ऐसा नियम जो कि इफेक्ट दे रहा हो, बल दे रहा हो, किसे, इन पॉलिसियों को जो 39B के अंतर्गत है या फिर 31 कह सकते हैं कि उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कराने में, इन्फोर्स कराने में एक प्रकार से जो नियम कानून बनाए जा रहे हों उसे कोर्ट में क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। मतलब वो जो है कोर्ट में कोई चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, कोर्ट को इससे बाहर कर दिया एक प्रकार से कहें तो। तब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सभी को मालूम है, केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें कि पहला प्रोविजन को तो उन्होंने सही माना है। ठीक है, कि मतलब ये जो है नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल शैल बी वाइड, कि चलो भाई आप कोई ऐसे सामाजिक जो है मूल्यों को स्थापित करने के लिए या फिर सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए कोई अगर ऐसे स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया गया हो, तो उस वक्त हम मौलिक अधिकारों को हम पीछे हटा देते हैं। ठीक है, ये बात मान ली गई। लेकिन जो दूसरी बात थी कि नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी क्वेश्चन इन द कोर्ट, की मतलब वैसे कानून को कोर्ट में आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि भाई तुम हमारे पावर को छीनने की कोशिश कर ले, इसे हम कानूनों को हम खत्म कर देते। मतलब पहला तो कोर्ट ने सही माना, दूसरा गलत कर दिया, बोला कि नहीं भाई जुडिशियल रिव्यू हमारा पावर है और हम किसी भी संवैधानिक संशोधन को हम रिव्यू कर सकते हैं, और हमने इसको रिव्यू किया, या ये गलत पाया है तो इसे रद्द कर दिया। पहला तो सही कर दिया, चलो भाई ये हम दे देते हैं, लेकिन तुम हमारे अधिकार छीन रहे हो तो ये जो है ना कह सकते हैं एक प्रकार से
सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उसको पावर दिया हुआ है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किसी भी एक्ट, किसी भी पार्लियामेंट, किसी भी रूल्स, किसी भी रेगुलेशन को वो अपने लेंस से इंटरप्रेट कर सकती है और देख सकती है। तो अंडर जुडिशियल रिव्यू यह कोर्ट के पास पावर था और इसे वो रद्द कर दिया कि नहीं भाई, ये हमारे पावर के अगेंस्ट जा रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, आप हर चीज़ को संशोधित कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको आप जो है संशोधन नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है। तो पहला तो मान लिया केशवानंद भारती केस में, और यह भी कह दिया चलो आप फंडामेंटल राइट को भी संशोधन कर सकते हो, ये कोर्ट ने कह दिया। तो मतलब अपने जो गोलकनाथ केस था उसे यहाँ रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, कि आप जितने भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो आगे डिलीट कर दिया गया या फिर हटा दिया गया। अब बात आता है कि जो 31C है या फिर अनुच्छेद 39B के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 39B जो है या नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल है, अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कई एक ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जो कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो वीकर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज और मेजर लाए जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, हो सकता है कि मौलिक अधिकारों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इन दैट केस कि वह जो है 31C और 39B के अंतर्गत जो है कह सकते हैं 31C में जो भी आता हो कि कोई भी अगर मौलिक अधिकारों से अगर वैसे सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अधिक तरजीह या फिर महत्व दे सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है, पता है कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फिर जो मौलिक अधिकार है, यह दोनों रथ के दो पहिए हैं, टू व्हील ऑफ द सेम चैट्रो है। ठीक है, रथ जो होता है ना, जो पहले राजे रजवाड़े चलते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अभी भी टांगे वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, दिल्ली में भी देखने को मिल जाता है, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं। ये रथ जो है उस जमाने का एक प्रकार से कार हुआ करता था, जो भी कार है, लेकिन कार के 4 पहिए होते हैं, उसे 2 ही पहिए होते थे और आगे के जो है घोड़े उसे खींचा करते थे। रथ के 2 पहिए हैं और दोनों को एक बैलेंस के तौर पे चलना होगा। ठीक है, मतलब दोनों पहियों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। तो वही चीज़ें हैं कि सरकारें आती हैं, कोई बहुत सारे ऐसे मेजर्स और स्टेप उठाती हैं जो कभी ना कभी किन्हीं मौलिक अधिकारों, लेकिन जो 31C में आ गया, सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि व्हेन 31C इन इफ देयर वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर फंडामेंटल राइट इट विल आउट। जिस भी पॉलिसी को अगर हम 31C के अंदर से निर्माण करने का प्रयास करते हैं तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो अगर वो किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे साइड लाइन हो जाना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ये जो है ना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसके 3 प्रमुख आयाम हैं। चंपाकम दोराई राजन केस 1951, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973। पहले में तो कोर्ट कहती है कि चलो आप जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट भाई आगे रहेगा, मतलब उसको हम अधिक महत्व देंगे। दूसरे में गोलकनाथ केस में कहते हैं कि नहीं, फंडामेंटल राइट को आप अमेंड ही नहीं कर सकते, और तीसरे में कहा गया है नहीं, फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है उसे कहा गया कि आप उसे अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रावधान इससे आ गया कि जहां 31C इन होता है वहां अदर मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं वहाँ या फिर मौलिक अधिकार अपने आप बाहर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, क्योंकि बहुत बार जो है ना केशवानंद भारती केस और गोलकनाथ केस, इससे बहुत सारा कंपैरिजन और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोनों में अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो सबसे एक पॉइंट याद रखना, क्या वह अनुच्छेद 31C के अंतर्गत आ रहा है या नहीं, या फिर जो भी पॉलिसी बनाए जा रहे हैं वो अनुच्छेद 39B के तरफ से राइज हो रहे हैं या नहीं। इन दैट केस जो है फंडामेंटल राइट को साइडलाइन किया जा सकता है। ये पूरे के पूरे क्लियर हो गए? So that's all. Thank you once again. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon for more updates. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.